हेलो स्टूडेंट। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री का। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 जो है वैद्युत रसायन। और इस चैप्टर का ये वन शॉट वीडियो है। हमारा पूरी तरीके से हमारा लक्ष्य है कि 70 में 70 स्कोर करना। तो इसलिए हम आपको चैप्टर वाइज सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करा रहे हैं। तो आज ये वन शॉट वीडियो है। आज की जो क्लास है, चाहे वो 1.5 घंटे की क्लास हो या 2 घंटे की क्लास हो, आपको इस क्लास को अंत तक जरूर देखना है यदि आप सच में चाहते हैं केमिस्ट्री में एक अच्छा नंबर स्कोर करना। तो चलिए, इससे पहले का फर्स्ट चैप्टर का वन शॉट वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में केमिस्ट्री के नाम से मिल जाएगा। केमिस्ट्री पे क्लिक करेंगे तो इसकी वीडियो मिल जाएगी, तो उसकी पढ़ाई जरूर कर लीजिएगा। चलिए चैप्टर 2 पर आते हैं। तो वैद्युत रसायन हमारा लक्ष्य है 95% स्कोर करना। वन शॉट वीडियो है। तो सीधी सी बात है, बहुत सारी स्टूडेंट है वो हमेशा से कहते हैं ना कि बहुत सारी टीचर भी कहते हैं कि PYQ तैयार कीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तैयार कीजिए। कोई कहते हैं भैया कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार कीजिए, ठीक है। कोई कहते हैं आपसे कि मॉडल पेपर तैयार कीजिए। इन सभी में क्या मिलेगा जी? देखिए, PYQ में भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर ही ढूंढना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, मॉडल पेपर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, इन सभी का मतलब है सीधी बात इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को आपको पढ़ना। तो इसीलिए तो हम इंपॉर्टेंट करा रहे हैं ना। सीधी बात, हाथ जोड़कर एक निवेदन है कि आप सभी जितने भी स्टूडेंट हमसे जुड़े हुए हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, वो कॉपी पेन लेकर बैठे, समझते हुए, सीखते हुए, प्लस नोट डाउन करते हुए अपना चले, ठीक है ना। पर डे जो हम क्लासेस करा रहे हैं उसको देखिए, आप पूरी अंत तक देखिए। अगर आगे बढ़ना है और अगर आपको अच्छे से समझना है तो आपको वीडियो को अंत तक देखना पड़ेगा दोस्त, ये सीधी बात है। चलिए, नए स्टूडेंट है उनका स्वागत है। और देखिए मेरे पढ़ाने का तरीका क्या है वो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा आता है पहला निष्ठ समीकरण या नरष्ट समीकरण पर टिप्पणी लिखिए। मैं कह दूं कि ये लगभग ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर बार ये बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। अगर नहीं पता तो आप पेपर उठाकर देख लीजिए, हर सेट में आपको ये मिल जाएगा। तो नरष्ट समीकरण क्या होता है? तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि नरष्ट समीकरण के अनुसार किसी ताप T पर किसी धातु का इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव तथा विलयन में धातु आयन की सांद्रता Mn+ में निम्नलिखित संबंध होता है। ये हमारा सीधी बात है कि ये हमारा निष्ठ समीकरण से हमें बताया गया है, ठीक है। अब क्या बात बताया गया? तो एक मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख रहा हूं, एक समीकरण, उसी को याद रख लीजिएगा। तो इसका समीकरण क्या है? तो समीकरण है E = E0 2.303 RT/NF log 1/Mn+। देख लीजिए, तो यहां पे ये हमारा लिखा हुआ है, ये देख लीजिए, E = E0 2.303 RT/NF log 1/Mn+, ये हमारा फॉर्मूला है जी। अब इस फॉर्मूले के हिसाब से ही ये यहाँ पे समीकरण हमने लिखा हुआ है। ये जो समीकरण दिखाई दे रहा है यही नरष्ट समीकरण है। मैं आपको बता दूं, यहाँ पे ये E क्या है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा नाम लिख दे रहा हूं। E क्या है? मानक। E क्या है? इलेक्ट्रोड विभव है, इलेक्ट्रोड विभव। E0 क्या है? E0 है मानक इलेक्ट्रोड विभव, ठीक है। और E0 समझ में आ गया। और उसके बाद ये Mn+ क्या है? Mn+ क्या है? तो Mn जो प्लस है ये धातु आयन की सांद्रता है, Mn+। देखिए Mn क्या है? मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम एक धातु होता है, प्लस मतलब आयन, और ये कोष्ठ में बंद है, उसी सांद्रता कहेंगे। तो इसको पढ़ सकते हैं ना, धातु आयन की सांद्रता। तो यही हम कहेंगे, ये क्या है? धातु धातु आयनों की सांद्रता है। तो देख लीजिए, यहां पे हमने सबसे पहली बात, यहां पे 3 चीजें हमने लिखा हुआ है कि E क्या है? इलेक्ट्रोड विभव, E0 क्या है? मानक इलेक्ट्रोड विभव, और Mn+ क्या है? धातु आयन की सांद्रता। तो नरष्ट जो समीकरण है इसमें हमें यही बात बताया गया कि किसी भी ताप T पर, किसी ताप T पर किसी धातु का इलेक्ट्रोड विभव,
तथा मानक इलेक्ट्रोड विभव ई नॉट तथा धातु आयन की सांद्रता Mn प्लस में निम्नलिखित संबंध होता है। समझ में आया हमने क्या बताया? एक बार और सुन लीजिए। नरस्ट समीकरण के अनुसार हमें यही बात बताया गया, तो आप क्या लिखेंगे? नरस्ट समीकरण के अनुसार किसी ताप T पर किसी धातु का इलेक्ट्रोड विभव तथा मानक इलेक्ट्रोड विभव तथा धातु आयन की सांद्रता Mn प्लस में निम्नलिखित संबंध होता है। यही बात यहां पे लिखा गया है। नरस्ट समीकरण के अनुसार किसी ताप T पर किसी धातु का इलेक्ट्रोड विभव, किसी धातु का इलेक्ट्रोड विभव E, मानक इलेक्ट्रोड विभव E नॉट, मानक इलेक्ट्रोड विभव E नॉट तथा विलयन में धातु आयन की सांद्रता, विलयन में धातु आयन की सांद्रता Mn प्लस में निम्नलिखित संबंध होता है। तो बताइए आपको समझ में नहीं आ गया? आप हमेशा यहां से नहीं, इस समीकरण से ही याद कर लीजिएगा कि नरस्ट समीकरण के अनुसार किसी ताप T पर किसी धातु का इलेक्ट्रोड विभव E, मानक इलेक्ट्रोड विभव E नॉट तथा विलयन में धातु आयन की सांद्रता Mn प्लस में निम्नलिखित संबंध होता है। ये इतना आप लिखकर ये समीकरण लिख दीजिएगा कि E इक्वल टू E नॉट 2.303 RT बाई NF log 1/Mn प्लस, इतना आप लिख देंगे। आशा करता हूं कि अब आपको समझ में ये आ गया होगा। ये यहीं से ये आपको टिप्पणी भी याद हो गया होगा, इसकी परिभाषा याद हो गया होगा। अब स्टूडेंट, कुछ स्टूडेंट है जो ऐसा सोच रहे होंगे कि सर ये तो E नॉट और Mn प्लस बता दिए, R क्या है, T क्या है, N है और F क्या है? तो मैं बता दूं R क्या है। तो R है गैस नियतांक, R क्या है? गैस नियतांक है। T क्या है? परम ताप। यहां पे N क्या है? तो N है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। F क्या है? F की जहां तक बात करें तो यहां पे लिख दे रहा F क्या है? तो फैराडे स्थिरांक। F क्या है जी? तो F आपको याद रखना है फैराडे स्थिरांक है, या फैराडे नियतांक भी कहते हैं, स्थिरांक को नियतांक भी कह सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं आप समझ के होंगे। जब भी टिप्पणी लिखने के लिए कहें, ये 3 लाइन लिखिएगा, ये समीकरण लिख दीजिएगा और जहां में इन सभी मान को लिख दीजिएगा कि ये सब क्या क्या है, दर्शा दीजिएगा। मैं आशा करता हूं आप समझ के होंगे। तो ये हमारा पहला इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट टॉपिक था जिसको हमने कवर कर लिया। आपका कर्तव्य है कि इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप इसको नोट डाउन कर लें। तो वीडियो पॉज करके आप नोट डाउन कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए जी, आपने ले लिया स्क्रीनशॉट, बहुत ही अच्छी बात है। अब बहुत सारे स्टूडेंट हैं, मैं पर वीडियो में कहता हूं और फिर भूल गए होंगे आप, तो मैं याद दिलाना चाहूंगा कि आपको आपका कर्तव्य क्या है। आपका कर्तव्य यह है कि सबसे पहली बात, आप इस चैनल पर वीडियो देख रहे हैं, तो वीडियो देख रहे हैं तो अभी तक आपने प्रेजेंट अपना नहीं बनाए हैं, तो अपना प्रेजेंट आप जरूर बना लें। क्या प्रेजेंट मतलब? नए स्टूडेंट नहीं जानते तो मैं इनको बता दूं। आप सभी को कमेंट में जाकर लिखना है। क्या लिखना है? अगर आपका नाम है जितेंद्र तो आप लिखिएगा कमेंट सेक्शन में प्रेजेंट जितेंद्र। अगर आपका नाम है पूजा तो आप लिख दीजिएगा प्रेजेंट पूजा। ठीक है, तो इस प्रकार आप अपना नाम लिखेंगे। इससे हमें पता, इससे बेनिफिट ये होगा कि आपका नाम हमें पता चल सकेगा, मुझे भी पता चल सकेगा कौन कौन से हमारे प्यारे स्टूडेंट हैं जो हमसे पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको जरूर जो काम है इसको कर लेना है। और दूसरा आपका काम है कि जितने हमारे प्यारे स्टूडेंट हैं जो अभी नए जुड़े हुए हैं, तो उनसे मैं कहूंगा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि हम आपको एक बेहतर तैयारी कराने में हम आपकी पूरी मदद कर सके। तो अभी भी ये 2 काम नहीं किए हैं तो पहले इसको कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर दीजिएगा। दूसरा हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, क्या है? विद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं, इसके प्रमुख लक्षण और इसके 2 प्रमुख उपयोग लिखिए। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं। विद्युत रासायनिक श्रेणी, तो हमने क्या लिखा है? हमने लिखा है कि जब विभिन्न तत्वों की इलेक्ट्रोड को, जब विभिन्न तत्वों के इलेक्ट्रोड को उनके मानक इलेक्ट्रोड विभव के बढ़ते हुए क्रम में रखा जाता है तो एक श्रेणी प्राप्त होता है जिसे विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। क्या बात बताया गया? यहाँ पे ये बात बताया गया कि जब अलग अलग तत्व होंगे, ठीक है,
जब विभिन्न तत्वों को, विभिन्न मतलब समझ रहे हैं ना, अलग अलग तत्व होंगे, जब विभिन्न तत्वों को, ठीक है, जब विभिन्न तत्वों को, जब विभिन्न तत्वों को, जब विभिन्न तत्वों के इलेक्ट्रोड जो होते हैं, जब विभिन्न तत्वों के इलेक्ट्रोड को क्या किया जाए, उनके मानक इलेक्ट्रोड विभव के, मानक इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव के बढ़ते हुए क्रम में रखा जाता है, तो हमें क्या प्राप्त होता है, हमें इस प्रकार एक श्रेणी प्राप्त होता है। इस प्रकार एक हमें क्या प्राप्त होगा, इस प्रकार एक हमें क्या प्राप्त होगा, एक श्रेणी प्राप्त होगा। इसी श्रेणी को हम नाम देंगे विद्युत रासायनिक श्रेणी। तो विभिन्न तत्व मतलब समझ रहे हैं, जैसे कि हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ये सब अलग अलग तत्व हैं। तो जब विभिन्न तत्वों के इलेक्ट्रोडों को उनके मानक इलेक्ट्रोड विभव के बढ़ते हुए क्रम में रखा जाता है, उन सबका जो भी अलग अलग तत्वों के इलेक्ट्रोड होंगे, उन सभी का अलग अलग मानक इलेक्ट्रोड विभव होगा। तो उनके मानक इलेक्ट्रोड विभव के अगर हम बढ़ते हुए क्रम में रखेंगे तो हमें एक श्रेणी प्राप्त होगा और उसका नाम हम देंगे विद्युत रासायनिक श्रेणी। तो परिभाषा आप बोल देंगे ना, कोई भी अगर आपसे पूछता है विद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं, तो आप यही कहेंगे कि जब विभिन्न तत्वों के इलेक्ट्रोडों को उनके मानक इलेक्ट्रोड विभव के बढ़ते हुए क्रम में रखा जाता है तो एक श्रेणी प्राप्त होता है जिसे हम विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। मैं आशा करता हूं आप समझ के होंगे, तो इतना आप जरूर लिख लीजिएगा, ठीक है। तो ये आप लिख लीजिएगा, ये तो हम समझाने के लिए आपको ये बताए हैं, ठीक है। उसके बाद आप लिखेंगे विद्युत रासायनिक श्रेणी के लक्षण। अब विद्युत रासायनिक श्रेणी के क्या क्या लक्षण होते हैं, तो इसके निम्नलिखित लक्षण होते हैं। कौन कौन सा, तो पहला आपको याद रखना है, पहला लक्षण याद रखना है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर से नीचे आने पर इलेक्ट्रॉनों की ग्रहण करने की क्षमता बढ़ जाती है। विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर से, यदि ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो इलेक्ट्रॉनों की ग्रहण करने की क्षमता बढ़ जाती है। जितना आप ऊपर से नीचे आते जाएंगे तो वो जो भी तत्व नीचे होंगे ना, वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, ग्रहण करने की क्षमता अधिक होगी। इलेक्ट्रॉन को चाहेंगे तेजी से हम आकर्षित कर ले, ग्रहण कर ले ले। समझ रहे हैं, तो ये बातें कहा गया, पहला इसका गुण है। दूसरी बात है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो तत्व ऊपर होता है, विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो तत्व यहाँ पे, जो तत्व जो ऊपर होगा, ठीक है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता सबसे अधिक होगी। मतलब विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो तत्व सबसे ऊपर होंगे ना, वो इलेक्ट्रॉन को त्यागने की क्षमता उसमें ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन को त्यागेंगे ज्यादा, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे। और तीसरा इसका गुण याद रखेंगे कि इस श्रेणी में जो तत्व सबसे नीचे होते हैं वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता सबसे अधिक होती है। मतलब विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो तत्व सबसे नीचे होंगे ना, वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की क्षमता उनमें सबसे ज्यादा होगी। तो मैं आशा करता हूं कि ये बातें बहुत हार्ड नहीं है, ये आपको समझ में आ गई होंगी। एक दूसरे को कंपैरिजन करके भी समझेंगे तो समझ में आ गया होगा। तो हमने पहले परिभाषा जाना, लक्षण जान लिया। अब इसमें हमसे कहा गया है कि इसके दो उपयोग बताइए, तो इसका उपयोग अनुप्रयोग हम बता दे रहे हैं, ये भी याद रखेंगे कि क्या है। सबसे पहला यहाँ पे याद रखेंगे, धातु की क्रियाशीलता को पता करने में किया जाता है। यह हमारा सबसे पहला अनुप्रयोग है कि धातु कितनी क्रियाशील है, इसकी पता करने में भी हम विद्युत रासायनिक श्रेणी का प्रयोग करते हैं। दूसरा आपको याद रखना है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो तत्व जितना ऊपर होता है वो उतना ही अधिक क्रियाशील होता है। तो इसी से हमें पता चल जाता है कि जो तत्व सबसे ऊपर है वो उतना क्रियाशील है। अब ये इस श्रेणी में जो तत्व जितने नीचे हो, सॉरी ऊपर होते हैं, वो ठंडे जल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। तो हाइड्रोजन गैस अगर मुक्त करना है तो क्या करते हैं कि जो तत्व सबसे ऊपर होंगे ना श्रेणी में, ये जो श्रेणी है, इस श्रेणी में जो तत्व सबसे ऊपर होंगे, जो तत्व सबसे ऊपर होंगे ना, ठीक है, वो ठंडे जल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करेंगे। तो मैं आशा करता हूं आप समझ के होंगे, स्क्रीनशॉट आप इसका ले लीजिए। चलिए जी, अच्छी बात है, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। तो हमने दो क्वेश्चन को जान लिया, पहले इसका भी ले लीजिए, ये आपने नहीं लिए हैं तो।
चलिए जी, चलिए अच्छी बात है। नेक्स्ट नेक्स्ट अपने तीसरे अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे आते हैं। ये तो कहना है नहीं कि ये कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लगभग बार बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये क्या है, ये क्या है, कोलराउस का नियम क्या है, इसका अनुप्रयोग को समझाइए। तो कोलराउस का नियम ये तो आप भी जानते होंगे इंपॉर्टेंट है, तो चलिए हम समझ लेते हैं। कोलराउस का नियम, कोलराउस का नियम यहां पे हमने लिख दिया है। मैं एक बार पढ़ करके वो सुना दे रहा हूं, सुनाने के बाद मैं समझाऊंगा तभी याद होगा आपको, बट फिर भी मैं पढ़कर आपको एक बार सुना दे रहा हूं कोलराउस का नियम है क्या। तो इस नियम के अनुसार अनंत अनुता पर किसी विद्युत अपघट्य के विलयन की तुल्यांकी चालकता उसके धनायनों और ऋणायनों की तुल्यांकी चालकताओं के योग के बराबर होता है। ये बातें कहा गया। नहीं समझ में आया ना, आप डरिएगा नहीं, हम समझाएंगे। तो हम सबसे पहले एक बर्तन ले लेते हैं। एक हमने क्या ले लिया, एक हम क्या ले लेते हैं, एक बर्तन ले लेते हैं या एक गिलास हम ले लेते हैं। एक इस तरीके से हमने एक गिलास ले लिया, ठीक है। एक हमने इस तरीके से गिलास ले लिया और इस गिलास में हमने क्या भर दिया है, इस गिलास में हमने NaCl को घोल दिया है जल के साथ। अब NaCl को जल के साथ घोलेंगे तो NaCl क्या है, एक विद्युत अपघट्य है। और जब विद्युत अपघट्य जल के साथ घुल जाएगा तो इसको क्या कहेंगे, इसको हम नाम देंगे विद्युत अपघट्य का जलीय विलयन। इसको हम क्या कहेंगे, विद्युत अपघट्य का, विद्युत अपघट्य का जलीय विलयन। समझ रहे हैं ना, विद्युत अपघट्य है और ये जल के साथ घुल गया है। ये किसके साथ घुल गया है, तो ये H2O मतलब जल के साथ घुला हुआ है। तो विद्युत अपघट्य का जलीय विलयन, जब जल में विद्युत अपघट्य घुल गया तो विद्युत अपघट्य का जलीय विलयन कहेंगे। तो यहाँ पे हमें एक फॉर्मूला बताया गया और वो फॉर्मूला क्या है, तो वो है लेमडा EQ इन्फिनाइट इजकल टू लेमडा EQ प्लस लेमडा EQ माइनस। ये हमें एक फॉर्मूला बताया गया, यहाँ पे ये एक हमें फॉर्मूला बताया गया। इसी फॉर्मूले को अगर आप समझ गए ना, इस फॉर्मूले को, तो आप सब समझ जाएंगे। मैं आपको थोड़ा सा इसको पढ़कर बता दे रहा हूं ये क्या लिखा है। तो यहाँ पे हमने इस तरीके से कुछ लिखा हुआ है, लेमडा EQ इन्फिनाइट, ऐसे हमने कुछ लिखा हुआ है ना। तो हम बता दे रहे हैं यहाँ पे ये इन्फिनाइट मतलब क्या होता है, इन्फिनाइट को हम हिंदी में कहते हैं अनंत। इन्फिनाइट को हम हिंदी में क्या कहते हैं जी, अनंत है। तो इसको हम पढ़ेंगे अनंत, क्योंकि परिभाषा में हिंदी में बोलना है तो याद रखेंगे इन्फिनाइट को अनंत कहेंगे। और इसको क्या कहेंगे, ये हमारा EQ है, ये हमारा, इसको कहते हैं तुल्यांकी। और ये लेमडा जो है इसको कहते हैं चालकता, ठीक है। तो हम इसको, अगर हमें टोटल इसको पढ़ना है तो हम क्या कह सकते हैं कि अनंत तन्नुता कहेंगे, क्योंकि ये जो विलयन है ना, ये तनु विलयन है, मतलब पतला विलयन है। तो हम कहेंगे अनंत तन्नुता पर तुल्यांकी चालकता, यही ना पढ़ेंगे जी, कि अनंत तन्नुता पर तुल्यांकी चालकता, यही पढ़ेंगे। तो हम यही कह रहे हैं कि कोई भी विद्युत अपघट्य का जलीय विलयन है, ठीक है, किसी विद्युत अपघट्य के जलीय विलयन में, ठीक है, किसी विद्युत अपघट्य के जलीय विलयन में अनंत तन्नुता पर तुल्यांकी चालकता, धानायनों की तुल्यांकी चालकता, धानायनों की तुल्यांकी चालकता और ऋणायनों की तुल्यांकी चालकता के योग के बराबर होता है। बताइए आप परिभाषा, ये नियम आपको याद हुआ कि नहीं हुआ, एक बार और सुनिए, याद हो जाएगा। आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे कि कोलराउस के नियम के अनुसार किसी विद्युत अपघट्य के जलीय विलयन की, ठीक है, आप क्या कहेंगे, कोलराउस के नियम के अनुसार किसी विद्युत अपघट्य के जलीय विलयन की अनंत तन्नुता पर तुल्यांकी चालकता, धानायनों की तुल्यांकी चालकता, ऋणायनों की तुल्यांकी चालकता के योग के बराबर होता है। सीधी बात है, इसको हम अनंत तन्नुता कहेंगे, इसको तुल्यांकी कहेंगे और लेमडा को चालकता कहेंगे। तो हम यही कहेंगे कि कोई भी विद्युत अपघट्य का जलीय विलयन है, तो किसी विद्युत अपघट्य के जलीय विलयन की अनंत तन्नुता पर तुल्यांकी चालकता, धानायनों
तुल्यांकी चालकता, ऋणायनों की तुल्यांकी चालकता के योग के बराबर होता है। तो बताइए ये परिभाषा या नियम याद हो गया ना? तो जो हमने बोला वही आप लिख लीजिएगा। आप ये जो हमने लिखा है इस तरीके से भी बोल सकते हैं। यहां पे आप ये भी कह सकते हैं कि इस नियम के अनुसार अनंत तन्नुता पर किसी विद्युत अपघट्य के जलीय विलयन की तुल्यांकी चालकता धनायनों और ऋणायनों की तुल्यांकी चालकताओं के योग के बराबर होता है। अब इसमें धनायनों और ऋणायनों दोनों एक साथ हमने बोल दिया, तो ऐसे भी बोल सकते हैं। सबसे बेहतर रहेगा जो हम बोल रहे हैं ये याद कर लीजिए और लिख लीजिए इसको। अभी क्या बोलेंगे कि कोलराउस के नियम के अनुसार किसी विद्युत अपघट्य के जलीय विलयन की अनंत तन्नुता पर तुल्यांकी चालकता, धनायनों की तुल्यांकी चालकता, ऋणायनों की तुल्यांकी चालकता के योग के बराबर होता है। मैं आशा करता हूं कि जितने भी हमारे सीरियस वाले स्टूडेंट होंगे जो अपने लाइफ में कुछ अच्छा करना चाहते होंगे वो आप जरूर समझ गए होंगे और लिख भी लिए होंगे। अच्छी बात है जी। अब हमें इसमें अनुप्रयोग कहा गया है तो अनुप्रयोग भी हम देख लेते हैं। तो सबसे पहली बात याद रखेंगे कि इसका अनुप्रयोग है कि वियोजन की कोटि ज्ञात करने में किया जाता है। क्या ज्ञात करने में जी? वियोजन की कोटि ज्ञात करने में किया जाता है। मतलब यहां पे क्या हमने लिख दिया है कि किसी सांद्रता पर किसी विद्युत अपघट्य के विलयन की तुल्यांकी चालकता अनंत तन्नुता पर किसी विद्युत अपघट्य की विलयन की तुल्यांकी चालकताओं के अनुपात को वियोजन की कोटि कहते हैं। अब ये पहले याद रखेंगे कि कोलराउस का नियम वियोजन की कोटि ज्ञात करने में किया जाता है। अब बहुत सारे क्यों वियोजन की कोटि मतलब नहीं समझ में आया होगा, तो वियोजन की कोटि का मतलब यही होता है, वियोजन की कोटि को हम अल्फा से दर्शाते हैं। अल्फा इक्वल टू होता है कि किसी विद्युत अपघट्य के विलयन की तुल्यांकी चालकता अनंत तन्नुता पर किसी विद्युत अपघट्य के विलयन की तुल्यांकी चालकता के अनुपात के बराबर होता है। तो ये हमने यहां पर लिख दिया है। देख लीजिए यहाँ पे अनंत नहीं है, इनफाइनाइट इसमें नहीं है, तो इसीलिए हम केवल कहेंगे कि किसी विद्युत अपघट्य के विलयन की तुल्यांकी चालकता, और अनंत तन्नुता पर किसी विद्युत अपघट्य के विलयन की तुल्यांकी चालकता के अनुपात को हम क्या कहते हैं? वियोजन की कोटि कहते हैं। अच्छा ये थोड़ा सा आपको बड़ा लग रहा होगा तो केवल आप अनुप्रयोग में ये लिख सकते हैं, पहला अनुप्रयोग में, कि वियोजन की कोटि ज्ञात करने में किया जाता है, पहला अनुप्रयोग। दूसरा और मैं छोटा छोटा आपको लिख कर दे दे रहा हूं जिसको आप लिख लीजिएगा, ठीक है? तो दूसरा आप क्या लिख सकते हैं? कमजोर, दूसरा आप ये भी लिख सकते हैं कि कमजोर विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता ज्ञात करने में किया जाता है। ठीक है, तो ये आप समझ गए ना, कमजोर जो विद्युत अपघट्य होंगे मतलब दुर्बल विद्युत अपघट्य होंगे उनकी मोलर चालकता ज्ञात करने में भी हम कोलराउस के नियम का प्रयोग करते हैं। दूसरा आप तीसरा याद रखेंगे कि आयनों की अलग अलग चालकता, आयनों की अलग अलग चालकता ज्ञात करने में किया जाता है। आयनों की अलग अलग चालकता ज्ञात करने में भी किया जाता है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए जी, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, ये बहुत ही अच्छी बात है। तो देखिए हम आपको क्या करा रहे हैं, थोड़ा सा यहाँ पे मैं एक चीज आपको शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहली बात, बहुत सारे स्टूडेंट है जो सीरियस होकर पढ़ाई तो करना चाहते हैं बट उनको कभी कभी टाइम से वीडियो नहीं मिल पाता है। वैसे तो मैं रेगुलर बना रहता हूं बट कभी तबीयत खराब हो गया या किसी कारणवश मैं वीडियो नहीं ला पाया तो उसके वो परेशान हो जाते हैं। और या कभी कभी ये होता है कि मैं 1 घंटे की वीडियो लाया बट 1 घंटे के बाद वो सोच रहे कि नहीं सर हमें 3-4 घंटे पढ़ाई करना है, तो उनको पता ही नहीं है कि हमें चैप्टर 3 में चैप्टर 4 में कौन कौन से क्वेश्चन हमें इंपॉर्टेंट है जिसको हमें स्टडी करना है। उनका समय ऐसे ही बर्बाद चला जाता है। और बहुत सारे स्टूडेंट है जो सोच रहे हैं कि सर हमें फिजिक्स केमिस्ट्री में एक अच्छा नंबर हमें स्कोर करना है। तो मैं आपको बता दूं इसीलिए हमने आप सभी के लिए टॉपर नोट्स ये तैयार किया है।
क्लास 12th स्टूडेंटों के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री का टॉपर नोट्स हमने तैयार कर दिया है। इसमें आपको चैप्टर वाइज सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे, पर चैप्टर वाइज आपको मिलेंगे। जैसे चैप्टर 1 का चैप्टर 2 का हम करा रहे हैं सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, ऐसे इसमें चैप्टर वाइज आपको मिल जाएंगे। तो उस नोट से आप स्टडी कीजिएगा। इसमें इंपॉर्टेंट आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी होंगे, इसमें इंपॉर्टेंट आपके रिएक्शन भी होंगे, मतलब सब है जी, सब कुछ यहाँ पे डेरिवेशन, सिद्धांत, परिभाषा, नियम सब इसमें मिलेंगे। तो इस नोट्स को आप जरूर लें, वो भी कितने में, तो वो भी हम फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों ओनली 199 में हम आपको दे रहे हैं। 199 में पूरी फिजिक्स केमिस्ट्री हम दे रहे हैं जी। तो इससे तो सस्ता क्या हो सकता है दोस्त। तो ये पीडीएफ नोट्स आप जरूर लें। इसको लेने के लिए नंबर आपको दिखाई दे रहा होगा, इस नंबर पे व्हाट्सएप पर मैसेज करके वहां से आप मांगेंगे तो स्कैनर दिया जाएगा, पेमेंट करके तुरंत बता दीजिएगा पेमेंट हो गया है, तुरंत आपके व्हाट्सएप पर पीडीएफ नोट्स सेंड कर दिए जाएंगे। अगर आप फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री प्लस अगर हिंदी का भी टॉपर नोट्स अगर लेना चाहते हैं तो इन तीनों का टॉपर नोट्स 300 का नहीं बल्कि 249 में इन तीनों का मिल जाएगा। तो तीनों को लेने के लिए आपको 249 पेमेंट करेंगे, 50 का डिस्काउंट भी मिलेगा और वहां से आप अपना अच्छे तरीके से सबका आपको मिल जाएगा। तो वहां से आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। तो नंबर दिखाई दे रहा है, मैसेज जरूर कर लीजिएगा। चलिए, थैंक यू आप इतना हमारा बातों को सुने। और जिनको बेनिफिट लगे, जिनको लगे कि हाँ हम अपने टॉपर बनने के लिए हमें 200 रुपए या 250 रुपए लग भी रहे हैं और हमें मेहनत करके जो चीजें हमने बनाया हुआ है वो आपको मिल जा रहा है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। तो जिनको लगे वो ले सकते हैं जी। ठीक है, अगला हमारा आता है निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। तो निम्नलिखित पर टिप्पणी किस पर लिखना है, इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव और मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो चलिए एक एक करके समझ लेते हैं। तो पहला हमारा है इलेक्ट्रोड विभव। अब इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, तो एक बार मैं पढ़कर सुना दे रहा हूं। तो लिखा गया है कि जब किसी धातु के छड़ को उसी के लवण के विलयन में डुबाया जाता है तो छड़ आवेशित हो जाता है, जिसके कारण छड़ की सतह पर एक विभव उत्पन्न होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। अब यहाँ पे क्या बताया गया, चलिए आपको समझ में नहीं आया होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको समझा देता हूं। ठीक है, समझाऊंगा, कोई दिक्कत तो नहीं होगी आपको। तो एक काम कर लेते हैं, अब एक काम कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा, इसको समझाना ही है तो थोड़ा सा हम इसको छोटा कर लेते हैं, क्योंकि फिगर इसमें बनाना जरूरी है। यहाँ पे बनाएंगे छोटा लगेगा, साइड में हम बना देते हैं। तो सबसे पहले एक हम यहाँ पे बर्तन ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं दोस्त, तो यहाँ पे एक हमने बर्तन ले लिया, यहाँ पे हमने एक बर्तन ले लिया। तो देख लीजिए यहाँ पे एक हमने क्या ले लिया, ये बर्तन ले लिया। इस बर्तन में हमने क्या घोल दिया, इस बर्तन में आप ध्यान से समझेंगे, इस बर्तन में हमने क्या घोला हुआ है, तो इस बर्तन में हमने कॉपर सल्फेट का विलयन घोला हुआ है। इस विलयन में हमने कॉपर सल्फेट CaSO4 कॉपर सल्फेट का लवण का विलयन इसमें हमने घोला हुआ है। कॉपर सल्फेट लवण का विलयन इसमें हमने घोला हुआ है। अब कॉपर सल्फेट का लवण का विलयन है ना, इसी में कॉपर धातु के ही टुकड़े को हम क्या करते हैं, कॉपर धातु का जो छड़ है इसको हम इसमें डाल देते हैं। ये किसका छड़ है, तो कॉपर धातु का ही छड़ है। तो जिसका हमने छड़ लिया है ना, उसी का लवण का विलयन है कि नहीं है। कॉपर हमने छड़ लिया है तो कॉपर सल्फेट का लवण का विलयन है, तो जिसका छड़ लेंगे उसी का लवण का विलयन होना चाहिए। अगर जिंक लेते तो जिंक सल्फेट का विलयन हमने लेना पड़ेगा, समझ गए। तो यही बात यहाँ पे कहा गया है कि जब किसी धातु के छड़ को उसी के लवण के विलयन में डुबाया जाता है तो धातु की सतह पर आवेशित हो जाती है, धातु की सतह पर धनात्मक आवेश उत्पन्न हो जाता है, आवेशित हो जाएगा, जिसके कारण इस धातु की सतह पर एक विभव उत्पन्न होता है और उस विभव को ही हम क्या कहते हैं, उस विभव को ही हम इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। बात आप समझ में आ गया। तो आप परिभाषा नहीं बोल देंगे, क्या बोल देंगे जी, आप बोलेंगे कि जब किसी धातु के छड़ को उसी के लवण के विलयन में डुबाया जाता है तो धातु आवेशित हो जाता है, जिसके कारण धातु की सतह पर एक विभव उत्पन्न होता है और उसी को हम इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि रट कर नहीं, समझकर याद हो गया होगा। एक बार और सुन लीजिए, आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा।
आप कहेंगे कि जब किसी धातु के छड़ को उसी के लवण के विलयन में डुबाया जाता है तो छड़ आवेशित हो जाता है, जिसके कारण छड़ पर एक विभव उत्पन्न होता है जिसे हम इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। वही हमने लिखा है, जब किसी धातु के छड़ को उसी के लवण के विलयन में डुबाया जाता है तो छड़ आवेशित हो जाता है, जिसके कारण छड़ की सतह पर एक विभव उत्पन्न होता है, एक विभव उत्पन्न होता है जिसे इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। अब हमारा दूसरा, पहला तो समझ गए, दूसरा हमारा आता है मानक इलेक्ट्रोड विभव। अब मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या है, तो यहां पर मानक इलेक्ट्रोड विभव में एक कंडीशन केवल लगाया गया है। कंडीशन ये है कि सेम यही हमारा है, जैसे कॉपर धातु का है और इसी को कॉपर सल्फेट के लवण के विलयन में हमने डुबो दिया है, ठीक है। बट यहाँ पे एक कंडीशन ये लगा दिया गया है कि ये जो विलयन है ना, विलयन, इसका विलयन का यहाँ पे कंडीशन ये लगाया गया है कि विलयन का जो ताप होना चाहिए, विलयन का जो ताप होना चाहिए वो 25 डिग्री सेल्सियस ताप होना चाहिए। दाब जो होना चाहिए, प्रेशर, वो कितना होना चाहिए, सॉरी 25 डिग्री सेल्सियस ताप होना चाहिए। दाब 1 एटीएम दाब होना चाहिए। इसकी जो सांद्रता होनी चाहिए वो 1 मोल सांद्रता होनी चाहिए, 1 मोलर सांद्रता होनी चाहिए। ये क्या है, ये ताप है T, ये हमारा दाब है, ये हमारा क्या है, सांद्रता, ठीक है। तो यहाँ पे यही, ये जो विलयन है इसका ताप 25 डिग्री सेल्सियस, दाब 1 एटीएम और सांद्रता 1 मोल होना चाहिए। तो अगर ऐसा कोई विलयन है और उसी के लवण के विलयन में कोई धातु, उसी धातु को हम डुबोते हैं ना, तो इस क्षण पर जो विभव उत्पन्न होगा, अब उस क्षण को हम इलेक्ट्रोड विभव नहीं कहेंगे, अब उसको मानक इलेक्ट्रोड विभव कहेंगे। तो हम परिभाषा क्या बोलेंगे, हम परिभाषा ये बोलेंगे कि जब किसी धातु के क्षण को, ध्यान से सुनिएगा हम क्या बोल रहे हैं, इसीलिए हम इस तरीके से बता रहे हैं क्योंकि आपको याद हो जाए वीडियो में। मेरा यही लक्ष्य है जी, रटवाकर मैं याद कराता ही नहीं हूं, तो इसीलिए मैं कह रहा हूं ध्यान से सुनिएगा। अब कहेंगे कि जब किसी धातु के क्षण को 1 एटीएम दाब, 25 डिग्री सेल्सियस ताप और 1 मोलर सांद्रता वाले उसी लवण के विलयन में डुबाया जाता है तो धातु की सतह पर जो विभव उत्पन्न होता है उसको मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। समझ में आ गया, यही बोलेंगे जी। एक बार और मैं बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, इसके बाद अब हम नहीं बोलेंगे, तो ध्यान से सुनिएगा। आप कहेंगे कि जब किसी धातु के क्षण को 1 एटीएम, जब किसी धातु के क्षण को 1 एटीएम दाब, 25 डिग्री सेल्सियस ताप और 1 मोलर सांद्रता वाले उसी लवण के विलयन में डुबाया जाता है तो धातु की सतह पर जो विभव उत्पन्न होता है उसको मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। तो यही बात लिखा गया है कि जब किसी धातु के क्षण को 1 एटीएम दाब, 25 डिग्री सेल्सियस ताप और 1 मोलर सांद्रता पर उसी धातु के लवण के विलयन में डुबाया जाता है तो धातु की क्षण पर एक विभव उत्पन्न होता है जिसे हम मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। आशा करता हूं आप समझ के होंगे। ये भी बात आप याद रखेंगे नोट में। क्या नोट में याद रखेंगे जी ये याद रखेंगे कि इलेक्ट्रोड विभव को, इलेक्ट्रोड विभव को हम किससे दर्शाते हैं, तो ई से दर्शाते हैं। और ये आप याद रखेंगे कि मानक इलेक्ट्रोड विभव, और मानक इलेक्ट्रोड विभव को ई नोट से दर्शाते हैं। तो ये बात आप याद रखेंगे। और इसको लिखने के बाद ये टोटल ये फिगर आप इसके नीचे इसमें यहाँ पे बनाएंगे। तो फिगर बनाना जरूरी है, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं फिगर मस्ट है जी, जरूरी है। तो ये फिगर आप जरूर यहाँ पे बना लीजिएगा। सेम ऊपर वाले में जो पहले हमने बनाया था ऐसे, और दूसरे वाले फिगर में ये सब लिखते हुए आप बना लीजिएगा, ठीक है। तीसरा अब हमारा आता है जो है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या है, तो सीधी बात है कि जब विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रोड को उनके इलेक्ट्रोड विभव के, जब विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रोड को उनका इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करने के लिए, जो अलग अलग प्रकार के इलेक्ट्रोड होते हैं ना, तो उनका अलग अलग इलेक्ट्रोड विभव भी होता है।
तो उसको ज्ञात करने के लिए एक इलेक्ट्रोड का ही निर्माण किया गया। ज्ञात करने के लिए एक इलेक्ट्रोड विभव का निर्माण किया गया, जिसे हम मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। जिस यहाँ पे एक इलेक्ट्रोड का ही, ये आपके वो लिख लीजिएगा, इलेक्ट्रोड विभव नहीं, इलेक्ट्रोड का निर्माण किया गया। तो क्या लिखेंगे एक बार और सुन लीजिए, याद हो जाएगा। आप कहेंगे कि जब विभिन्न प्रकार की इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करने के लिए एक इलेक्ट्रोड का ही निर्माण किया गया, उसी को हम मानक इलेक्ट्रोड कहते हैं, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहते हैं। समझ रहे हैं ना? जब विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करने के लिए एक इलेक्ट्रोड का ही निर्माण किया गया, तो उसी को हम मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहते हैं। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अच्छी बात है, आपको सब समझ में आ गया है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़े। चलिए जी, थोड़ा सा मैं पानी पी लेता हूँ। थोड़ा सा मैं चाहूंगा दोस्त कि आप थोड़ा वेट कर लें, मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ। थोड़ा सा पानी था। चलिए, अगला हमारा क्वेश्चन आता है फिफ्थ नंबर। फिफ्थ नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ईंधन सेल किसे कहते हैं, इसका उपयोग लिखिए। ईंधन सेल क्या है जी? तो यहाँ पे सीधी बात हमने लिख दिया है, ईंधन सेल बहुत ही सिंपल वे में लिखा है कि ईंधन सेल एक विद्युत रासायनिक उपकरण है। मतलब ईंधन जो सेल है ये विद्युत रासायनिक एक उपकरण है। उपकरण मतलब एक विद्युत रासायनिक मशीन है, ठीक है, जो क्या करता है, जो ईंधन, ईंधन मतलब जो जैसे हाइड्रोजन गैस को लेता है, तो जो ईंधन और ऑक्सीजन, जो मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदलता है। समझ रहे हैं? सीधी बात कह रहा है कि जो ईंधन सेल है, ईंधन सेल एक विद्युत रासायनिक उपकरण है जो ईंधन को सीधे रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में बदलेगा। ईंधन जो लेगा, ईंधन में क्या ले सकता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ले सकता है, तो ईंधन को लेकर उसको रासायनिक ऊर्जा से सीधे विद्युत ऊर्जा में बदल देगा। यही तो है जी। तो ईंधन सेल एक विद्युत रासायनिक उपकरण है जो जो क्या करता है, जो ईंधन को सीधा रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ईंधन में मतलब क्या क्या ले सकता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस ले सकता है। तो ये बात आप बोल नहीं देंगे जी? बिल्कुल बोल देंगे, इसमें कुछ है ही नहीं। उपयोग में क्या लिखेंगे, तो उपयोग में लिख लेंगे इसके निम्नलिखित उपयोग होते हैं। पहला, यह प्रदूषण मुक्त होता है, ईंधन सेल से कोई भी प्रदूषण नहीं होता है। दूसरा, गैसों से लगातार आपूर्ति के कारण कभी क्या होता है, अमृत नहीं होता। गैसों के लगातार आपूर्ति, गैसों की अगर कमी भी होगा ना, तो ये कभी भी अमृत नहीं होगा, पूरी तरीके से समाप्त नहीं होगा। अगली बात, 70 डिग्री सेल्सियस से 140 डिग्री सेल्सियस तक भी ये कार्य करता है। मतलब बहुत ज्यादा गर्म भी हो जाएगा तब भी ये कार्य करेगा। और इसकी इसकी जो क्षमता होती है वो 70% होती है। इसकी जो दक्षता होती है, क्षमता होती है, वो 70% होती है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें कुछ है नहीं, बट इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, तो इसलिए हम करा रहे हैं सब कुछ। ठीक है, शॉर्ट लॉन्ग सब हम करा रहे हैं आपको। अगला हमारा जो क्वेश्चन आता है, कह रहा है कि मोलर चालकता क्या है, इसका मात्रक लिखिए। तो मोलर चालकता समझ लेते हैं जी। तो क्या मोलर चालकता हमने लिखा है कि किसी विलयन की 1 सेंटीमीटर आयतन, 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन में यदि विद्युत अपघट्य का 1 मोल घुला हो, तो उस विलयन की चालकता मोलर चालकता कहलाती है। नहीं समझ में आया तो मैं आपको समझा देता हूं। एक हमें ऐसा बर्तन लेना है जिसका आयतन जो हो 1 सेंटीमीटर क्यूब हो। जैसे एक हमने यहाँ पे बर्तन ले लिया। अब इस बर्तन, एक हमने यहाँ पर एक बर्तन ले लिया, ऐसे हमने ले लिया, ठीक है। एक हमने एक बर्तन ले लिया। अब ऐसा हमने बर्तन लिया जिसकी लंबाई भी, ध्यान से समझेंगे, जिसकी जिसकी लंबाई भी 1 हो। ऐसा हमने बर्तन लिया है जिसकी लंबाई भी 1 मीटर हो, ठीक है। जिसकी लंबाई सपोजेड मान लेते हैं 1 सेंटीमीटर हो, जिसकी ऊंचाई 1 सेंटीमीटर हो, और जिसकी चौड़ाई भी 1 सेंटीमीटर हो, ठीक है। तो जिसकी, ऐसा हमने बर्तन लिया है जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब 1 सेंटीमीटर हो, तो इसका आयतन क्या होगा जी? तो आयतन बराबर हम फॉर्मूला जानते हैं, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। तो लंबाई भी 1, चौड़ाई भी 1 और ऊंचाई भी 1, तो सब 1 1 गुणा हो जाएगा तो 1 हो जाएगा।
और सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर 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 तीनों गुणा होंगे तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। तो इस बर्तन का आयतन कितना हो गया? सेंटीमीटर क्यूब। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन का ये एक बर्तन है। तो हम यही कह रहे हैं कि किसी, अब 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन का एक बर्तन है और इसमें हमने भर दिया है विलियन। इसमें हमने क्या भर दिया है? इसमें हमने भर दिया है सपोर्टेड, इसमें हमने भर दिया है विलियन। ठीक है, इसमें हमने विलियन को भर दिया है। अब इस विलियन में हम बाहर से हम क्या करते हैं? विद्युत अपघट्य का, विद्युत अपघट्य का, इस विलियन में हम बाहर से विद्युत अपघट्य, विद्युत अपघट्य मतलब जैसे NaCl, तो बाहर से विद्युत अपघट्य का 1 मोल हम क्या कर देते हैं? विद्युत अपघट्य का 1 मोल सपोज डेट मान लेते हैं कि हम इसमें से बाहर से विद्युत अपघट्य का 1 मोल हम क्या करते हैं? इसमें घोल देते हैं। ठीक है, तो जैसे ही घोलेंगे तो इस विलियन की चालकता, इस विलियन की जो चालकता है, इस विलियन की जो चालकता जो उस टाइम पे होगी, उस चालकता को ही हम मोलर चालकता कहेंगे। बात आप समझे? हमने एक ऐसा बर्तन लिया है जिसका आयतन 1 सेंटीमीटर क्यूब है, तो हम ये कह सकते हैं कि किसी विलियन के 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन वाले बर्तन में, या आयतन में, सीधे हम ऐसे भी कह सकते हैं। ठीक है, 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन का एक बर्तन है जिसमें पूरी तरीके से विलियन भरा हुआ है, तो हम यही कहेंगे कि किसी विलियन के 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन में यदि विद्युत अपघट्य का 1 मोल घुला जाए तो उस विलियन की चालकता मोलर चालकता कहलाएगी। सीधी बात है, बोल ही देंगे आप भी। एक बार और सुन लीजिए, आप कहेंगे कि किसी विलियन के 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन में यदि विद्युत अपघट्य का 1 मोल घोला जाए तो उस विलियन की चालकता मोलर चालकता कहलाती है। यही बात हमने लिखा है, किसी विलियन के 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन में यदि विद्युत अपघट्य का 1 मोल घुला हो तो उस विलियन की चालकता मोलर चालकता कहलाती है। तो मैं आशा करता हूं कि मोलर चालकता आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। ठीक है, मोलर चालकता का एक फॉर्मूला होता है जो होता है लेमडा एम कहते हैं, या चाई एम इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 बाई एम होता है। तो इसको आपको याद रखना है। ठीक है, जहां पर ये क्या है, तो ये लेमडा एम क्या है, तो ये हमारा मोलर चालकता है। ये कप्पा क्या है जी, तो कप्पा याद रखेंगे, कप्पा हमारा है विशिष्ट चालकता। ये कप्पा क्या है? विशिष्ट चालकता है। एम क्या है? मोलरता। यहाँ पे एम को मैं लिख भी सकता हूं कि एम क्या है जी, तो एम है मोलरता। और ये कप्पा क्या है, तो कप्पा है, के नहीं, ये कप्पा है जिसे हम कहते हैं विशिष्ट चालकता। तो आशा करता हूं कि इतनी बात आप समझ गए होंगे, तो इतना आप लिख लेंगे। वही बात यहाँ पे लिखा है, किसी विलियन की 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन में विद्युत अपघट्य का 1 मोल घुला हो तो उस विलियन की चालकता मोलर चालकता कहलाती है। इतना आप लिख लीजिएगा। अगला हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि विशिष्ट चालकता क्या है, किसे कहते हैं, इसका मात्रक लिखिए। अब विशिष्ट चालकता कहे या विशिष्ट चालकत्व कहे, दोनों बात एक ही है। तो ये क्या होते हैं जी, तो हमने लिखा है कि किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। मतलब कप्पा इजकल टू होता है, कप्पा इजकल टू होता है 1/रो, 1/रो होता है जी। जहां रो क्या है, तो ये विशिष्ट प्रतिरोध है। ये क्या है? विशिष्ट प्रतिरोध है। ये हमारा क्या है? ये विशिष्ट चालकता है। तो यहां से हम परिभाषा नहीं कह सकते, हम क्या कह सकते हैं कि कोई भी चालक है, सपोज इट ये एक चालक है, तो किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को 1/, के नीचे जो होता है उसको व्युत्क्रम पढ़ते हैं। तो हम कह रहे हैं कि किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। आशा करता हूं समझ के होंगे। एक बार और सुन लीजिए कि किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। तो इतना आप लिख लीजिएगा। यही बात हमने लिखा है, किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं।
तो आशा करता हूं समझ के होंगे। इसका मात्रक याद रखेंगे, इसका मात्रक क्या होता है, तो इसका मात्रक होता है ओम इनवर्स, ओम माइनस वन। ओम इनवर्स कहें या ओम माइनस वन कहें। चलिए जी, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ले लिए ना। मुझे थोड़ी सी खांसी हो गई है, तो बीच में अगर आपको डिस्टर्ब हो रहा होगा तो मैं माफी चाहूंगा, बट कोई नहीं जी, आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा थक गए हैं बट कोई नहीं, थकना तो नेचर है जी, ठीक है। कोई भी व्यक्ति अगर मेहनत करेगा तो वो थकेगा ही। जैसे आप भी पढ़ रहे होंगे तो आप भी थक जा रहे होंगे, बट कोई नहीं जी, हमें पढ़ना तो पड़ेगा ना। हमें पढ़ना भी पड़ेगा, मुझे पढ़ाना भी पड़ेगा, तो आप पढ़िए, हम पढ़ा रहे हैं जी। तो कह रहा है सिल्वर नाइट्रेट के घोल में कॉपर की छड़ को डुबोने पर घोल का रंग नीला क्यों हो जाता है, इसकी व्याख्या करें। तो कॉपर के छड़ को, कॉपर का जो छड़ है, कॉपर के छड़ के जो घोल है, उसमें हम क्या करते हैं, कॉपर के जो छड़ है, ठीक है, उसको अगर हम क्या कर देते हैं, देख लीजिए, सिल्वर नाइट्रेट का एक घोल है, उसमें कॉपर के छड़ को अगर हम डुबोते हैं ना, तो वो नीला क्यों हो जाता है, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो जैसे एक मान लेते हैं, ये एक बर्तन है, ठीक है, और इसमें हमने कॉपर, मतलब मान लेते हैं सिल्वर नाइट्रेट का हमने घोल कर दिया, AgNO3, ये हमने सिल्वर नाइट्रेट का घोल घोल दिया। और इसमें हम कॉपर के छड़ को अगर मान लेते हैं हम डुबोएंगे ना, ये कॉपर का छड़ है, इसको डुबोते हैं तो ये कॉपर का छड़ क्या हो जाता है, नीला हो जाता है। तो हमारा क्वेश्चन यही है, क्वेश्चन यही पूछा गया है कि सिल्वर नाइट्रेट के घोल में यदि कॉपर के छड़ को डुबोने पर वो नीला क्यों हो जाता है, व्याख्या कीजिए। तो हमने उत्तर क्या लिखा है, हमने उत्तर में यही लिखा है, क्या लिखा है जी, कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो कॉपर होता है ना, वो सिल्वर से ऊपर होता है। विद्युत रासायनिक ये जो श्रेणी है, ठीक है, तो विद्युत रासायनिक श्रेणी में, विद्युत रासायनिक ये श्रेणी है, तो विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो कॉपर होता है वो सिल्वर से क्या होता है, सिल्वर से ऊपर होता है, ये बातें कहा गया। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी में कॉपर सिल्वर से ऊपर होता है, ठीक है। अतः कॉपर की छड़, कॉपर की छड़ को AgNO3 मतलब सिल्वर नाइट्रेट है, तो कॉपर की छड़ को सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में, विलयन में, विलयन, विलयन में डालने पर, कॉपर के छड़ को विलयन में डालने पर कॉपर सिल्वर नाइट्रेट से Ag को विस्थापित कर देता है, तथा कॉपर नाइट्रेट बनाने से विलयन का रंग नीला हो जाता है। अब आपको समझ में नहीं आया होगा तो मैं आपको समझाऊंगा जी, बस इतना आप समझ गए ना कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में कॉपर जो होता है वो सिल्वर से ऊपर होता है, ये बात आप समझ गए यहां तक। तो इसमें अब हम एक रासायनिक समीकरण में लिख रहा हूं, इसको अगर आप समझ गए तो सब आप समझ जाएंगे जी। तो वो रासायनिक समीकरण क्या है, तो ये हमने कॉपर लिख दिया, और ये हमने सिल्वर नाइट्रेट हमने लिख दिया, और सिल्वर नाइट्रेट के दो अणु हमने ले लिया, 2 मोल हमने ले लिए। और इसके बाद ये हमारा क्या बन जाता है, तो कॉपर अटैक करेगा तो CuNO3 का होल ट्वाइस और 2Ag ये हमारा बाहर निकल जाएगा। देख लीजिए यहाँ पे हमने एक समीकरण लिख दिया है। अब देखिए इसमें हम क्या बता रहे हैं, हम यही कह रहे हैं कि जो विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो कॉपर होता है वो सिल्वर से ऊपर होता है। अतः कॉपर की जो छड़ है, कॉपर की छड़ को जब हम सिल्वर नाइट्रेट के, कॉपर की छड़ को जब सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में डुबोते हैं ना, तो क्या होता है, कॉपर जो है ना वो Ag को, कॉपर जो है वो सिल्वर को, कॉपर जो है वो सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से Ag को विस्थापित कर देता है, ये 2Ag है इसको निकाल देता है, तो देखिए ये बाहर निकल गया है, और ये कॉपर खुद इसमें जुड़ जाता है, तो कॉपर यहाँ पे जुड़ेगा तो Cu कॉपर नाइट्रेट बना लेगा। तो Cu देखिए ये 2Ag है, तो दो बार तो ये नाइट्रिक NO3 भी तो है, तो इसीलिए NO3 का होल ट्वाइस यहाँ पे कर दिया है। तो यहाँ पे ये क्या बना लेता है, ये कॉपर नाइट्रेट बना लेता है। और कॉपर नाइट्रेट का जो रंग होता है वो कैसा होता है जी, तो वो नीला ही होता है, इसीलिए नीला दिखाई देता है। बात आप समझे। तो हम यही कह रहे हैं कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में कॉपर सिल्वर से ऊपर होता है, अतः कॉपर के छड़ को सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में डुबोने पर सिल्वर नाइट्रेट से सिल्वर को विस्थापित कर देता है और खुद कॉपर नाइट्रेट बना लेता है।
इसीलिए कॉपर का रंग नीला दिखाई देता है। तो ऐसा बोल ही देंगे, आप समझ के होंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या होगा भैया, ये कहा ऐसा कहीं कर रहा है, आवाज कोई सुन रहा है। हाँ जी, चलिए इतनी बात आप समझ गए। नेक्स्ट अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि प्रबल तथा विद्युत अपघट्य, दुर्बल विद्युत अपघट्य को उदाहरण सहित समझाइए। तो प्रबल विद्युत अपघट्य क्या होता है, दुर्बल विद्युत अपघट्य क्या होता है, इसको हम सिंपल वे में समझा देते हैं। अच्छा, इतनी बात आपको, सभी तो क्लास 12th के हैं तो इतनी बात तो पता ही होगा। प्रबल मतलब होता है मजबूत और दुर्बल मतलब होता है कमजोर। ठीक है, तो विद्युत अपघट्य का मतलब क्या होता है? विद्युत अपघट्य का मतलब जिसको अगर हम जल में घोलेंगे तो वो आयनों में टूट जाएगा, तो वो हमारा विद्युत अपघट्य है। तो कोई भी विद्युत अपघट्य, चाहे वो मजबूत हो या हमारा कमजोर विद्युत अपघट्य हो, जाहिर सी बात है वो आयनों में तो टूटेगा। ये तो बात क्लियर है कि आयनों में टूटेंगे, टूटेंगे तभी तो वो विद्युत अपघट्य है ना। तो जो अधिक मात्रा में टूटेगा वो हमारा प्रबल विद्युत अपघट्य हो जाएगा, और जो कम मात्रा में टूटेंगे, आयनों में बहुत कम टूटेंगे, वो हमारे क्या होंगे, दुर्बल विद्युत अपघट्य होंगे। सीधी परिभाषा है। तो प्रबल विद्युत अपघट्य मतलब क्या बोलेंगे कि वे विद्युत अपघट्य जो जलीय विलयन में या ध्रुवीय विलायकों में लगभग पूर्णतया आयनित हो जाते हैं। मतलब वे विद्युत अपघट्य जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित हो जाते हैं, पूर्ण रूप से आयनों में टूट जाते हैं, तो उसी को हम प्रबल विद्युत अपघट्य कहेंगे। ठीक है, दुर्बल विद्युत अपघट्य मतलब वे विद्युत अपघट्य जो जलीय विलयन में या ध्रुवीय विलायकों में कम, देख लीजिए, कम आयनित होते हैं, मतलब कम टूटते हैं, उसको दुर्बल विद्युत अपघट्य कहेंगे। इसमें कुछ है जी? नहीं है। बशर्ते आपको एग्जाम्पल याद रखना है कि प्रबल विद्युत अपघट्य का एग्जाम्पल आपको याद रखना है, जैसे NaCl हो गया, जैसे कि KCl हो गया, ये सब हमारे प्रबल विद्युत अपघट्य हैं। जैसे कि HCl हो गया, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ETC, ये सब हमारे प्रबल विद्युत अपघट्य हैं जो जल में पूर्णतः आयनों में टूट जाते हैं। और दुर्बल विद्युत अपघट्य क्या है? जैसे कि एसिटिक अम्ल हो गया, CH3COOH, ठीक है, जैसे कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो गया, जैसे कि हमारा H2CO3 हो गया, H2CO3। तो इस तरीके से ये हमारे हो गए जी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये हमारे दुर्बल विद्युत अपघट्य हैं। चलिए, आशा करता हूं आप समझ के होंगे। आगे बढ़ते हैं, आगे एक एक करके समझते हैं जी। अगला हमारा जो क्वेश्चन आता है, फैराडे के वैद्युत अपघटन का नियम लिखिए। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्त, सीधी बात कहूंगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये नियम। और इसको ध्यान से अगर आप नहीं समझेंगे तो समझ में बहुत कम स्टूडेंटों को आता है। तो मैं चाहता हूं आपको भी ये समझ में आ जाए, और इसको जितना सिंपल हो सकेगा ना हम उसको बताएंगे जी। तो फैराडे के वैद्युत अपघटन का जो नियम है वो दो होते हैं। फैराडे के वैद्युत अपघटन के कितने, दो नियम होते हैं। एक होता है हमारा प्रथम नियम और एक होता है हमारा द्वितीय नियम। तो पहले हम प्रथम नियम को समझ लेते हैं। तो क्या है प्रथम नियम? तो विद्युत अपघटन की क्रिया में इलेक्ट्रोडों पर मुक्त या एकत्रित होने वाले पदार्थों की मात्रा सेलों द्वारा प्रवाहित आवेश के समानुपाती होता है। सीधी बात है, ये हमसे कहा गया। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ पे बता देते हैं। अच्छा, सीधी बात, यहाँ पे एक बात कहा गया है, विद्युत अपघटन की क्रिया में। अब विद्युत अपघटन की क्रिया आप समझते भी हैं तो नहीं समझते हैं, तो मैं थोड़ा आपको टाइम लूंगा, समझाऊंगा, समझ जाएंगे तभी याद होगा आपको। तो समझिएगा, विद्युत अपघटन की क्रिया का मतलब होता है कि एक हमने बर्तन यहाँ पे ले लिया, ठीक है, एक हमने यहाँ पे बर्तन ले लिया, इस बर्तन में, इस बर्तन में हमने दो धातु के टुकड़े को हमने इसमें डाल दिया। इस बर्तन में हमने, इस बर्तन में विलयन हमने घोल दिया है। बात को समझिएगा, हमने क्या बोला, एक हमने बर्तन लिया है और इस बर्तन में क्या घोला हुआ है, तो जल के साथ विद्युत अपघट्य को घोल दिया है। तो जल के साथ अगर विद्युत अपघट्य घोलेंगे तो विद्युत अपघट्य जैसे NaCl घोल दिया,
तो NaCl किस तरीके से टूटते हैं, तो Na प्लस में और Cl माइनस में टूटता है। ठीक है, यही बात है ना, Na प्लस में और Cl माइनस में टूट जाता है जल में घोलेंगे तो ये विद्युत अपघट्य जल में घोल दिए हैं, तो ये विद्युत अपघट्य का जलीय विलयन है। इसमें हम दो धातु के प्लेट को हम इसमें डुबो देते हैं। तो जैसे ही डुबोएंगे तो एक हमारा मान लेते हैं, एक पर धनात्मक आवेश आ जाएगा और एक पर ऋणात्मक आवेश आ जाएगा। ठीक है, एक पर धनात्मक एक पर ऋणात्मक आवेश आ जाएगा। जब हम इसको अब इसको हम आवेश देते हैं तब कब आएगा, जब हम इसको आवेश देंगे, तो आवेश देंगे तब इस पर धनात्मक एक पर ऋणात्मक आवेश आ जाएगा। तो हम ये कह रहे हैं कि आप ही बताइए, थोड़ा सा आपसे मैं पूछ रहा हूं, आप हमको बताइएगा कि ये बताइए कि इस पर धनात्मक आवेश आ गया तो इस पर विद्युत अपघट्य का कौन चिपकेगा जी, तो जो ऋणात्मक वाला होगा जैसे Cl माइनस है तो वो ऋण आला धनात्मक पर चिपकेगा, एकत्रित होगा, और जो Na प्लस है वो माइनस प्लेट पर आकर्षित होंगे ना। तो सीधी बात है, इलेक्ट्रोडों पर एकत्रित होंगे ये दोनों, माइनस वाला प्लस पर और प्लस वाला माइनस पे, यही बात है ना। तो यहाँ पे ये जब एकत्रित होंगे तो इसी को जब ये चिपकेंगे ना एक इलेक्ट्रोडों पर, तो इसी को विद्युत अपघटन की क्रिया कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, विद्युत अपघटन की क्रिया कहते हैं। तो कोई अगर कह दे कि विद्युत अपघटन की क्रिया है तो ये आप समझ जाइएगा ये चिपक रहे हैं तभी की बात हो रही है। तो यहाँ पे हमें यही बात बताया गया कि विद्युत अपघटन की क्रिया में ये इलेक्ट्रोड कहेंगे, धातु के प्लेट को इलेक्ट्रोड कहते हैं। तो विद्युत अपघटन की क्रिया में इलेक्ट्रोडों पर एकत्रित होने वाले, चिपकने वाले पदार्थों की जो मात्रा होती है ना, वो इलेक्ट्रोडों में प्रवाहित आवेश के, इलेक्ट्रोडों में प्रवाहित आवेश के समानुपाती होता है। ये बातें कहा गया जी। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। क्या हमने बताया एक बार और सुन लीजिए, ये जब सोडियम और Na प्लस और Cl माइनस जब इलेक्ट्रोड पर चिपकेंगे तो यही विद्युत अपघटन की क्रिया है। तो हम यही कह रहे हैं कि किसी विद्युत अपघटन की क्रिया में इलेक्ट्रोडों पर एकत्रित होने वाले पदार्थों की जो मात्रा होती है वो इलेक्ट्रोडों में प्रवाहित आवेश के समानुपाती होता है। मतलब हम जितना आवेश प्रवाहित करेंगे उतना ही इलेक्ट्रोड पर ये Na प्लस और Cl माइनस चिपकेंगे। तो ये पहले नियम आप याद कर लीजिएगा, विद्युत अपघटन की क्रिया में इलेक्ट्रोडों पर मुक्त या एकत्रित, मुक्त मतलब इलेक्ट्रोडों से निकल भी सकते हैं और चिपक भी सकते हैं, तो इलेक्ट्रोडों पर मुक्त या एकत्रित होने वाले पदार्थों की मात्रा सेलों में प्रवाहित आवेश के समानुपाती होता है। तो मैं आशा करता हूं पहला नियम आप समझ गए होंगे, और ये भी यहां से नहीं आपको यहीं से बोलना है कि विद्युत अपघटन की क्रिया में इलेक्ट्रोडों पर एकत्रित होने वाले पदार्थों की मात्रा इलेक्ट्रोडों में प्रवाहित आवेश के समानुपाती होता है। ठीक है, इतना आप बोल देंगे। तो ये हम थोड़ा सा यहाँ पे लिख दे रहे हैं शॉर्ट में, W समानुपाती Q। अब यहाँ पे जब समानुपाती का चिन्ह हटता है, इक्वल का चिन्ह आता है, तो यहाँ पे एक Z आता है नियतांक, और ये हमारा Q है तो Q आ गया। अब यहाँ पे एक और इसको थोड़ा सा और हम आगे बढ़ा दें तो Z ये हो गया, और Q इक्वल टू होता है I इंटू टी, तो ये I इंटू टी भी हो गया। तो ये आप फॉर्मूला याद रखेंगे कि W इक्वल टू जेड आई टी, जहाँ Z क्या है, तो Z जहां पर है याद रखेंगे Z क्या है, विद्युत रासायनिक जहां Z क्या है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक। यहाँ पे Z विद्युत रासायनिक तुल्यांक क्या है, I क्या है, तो I है विद्युत धारा, और T क्या है, तो T हमारा है याद रखेंगे समय। ठीक है, और W क्या है, इलेक्ट्रोडों पर एकत्रित होने वाले पदार्थों की मात्रा। तो पहली बात आपको समझ में आ गया होगा, तो ये आप याद रखेंगे। ठीक है, अब दूसरी बात, अब दूसरा नियम क्या है, दूसरा नियम इससे भी हार्ड है, और इससे भी हार्ड है, बट अगर आप समझना चाहें तो समझ जाएंगे। अच्छा समझिए, जैसे यहाँ पे एक हमने विद्युत अपघट्य का एक बर्तन लिया हुआ है, तो ऐसा क्रिया हो रहा है। अगर इसी प्रकार के दो बर्तन हो तब क्या होगा, जैसे एक यहाँ पे बर्तन हो, जैसे जैसे मैं यहाँ पर ले रहा हूं,
और थोड़ा सा मैं बनाकर आपको समझा दे रहा हूँ, ठीक है। एक यहाँ पे फर्स्ट बर्तन है, ये एक सेकेंड बर्तन है, ठीक है। और इसमें दो धातु के टुकड़े इसमें डूबे हुए हैं, इसमें इलेक्ट्रोड डूबे हुए हैं, ठीक है। इस तरीके से इसमें विद्युत अपघट्य घोले हुए हैं। जैसे एक में NaCl मान लेते हैं घोल दिया गया, तो Na प्लस Cl माइनस में टूटा, या एक में KCl में घोल दिए तो K प्लस Cl माइनस में टूट गया। तो ये हमारा फर्स्ट वैद्युत अपघट्य, ये हमारा फर्स्ट वैद्युत अपघट्य का बर्तन है, और दूसरा ये वैद्युत अपघट्य का बर्तन है। तो जब विभिन्न विद्युत अपघट्यों में, ये एक विद्युत अपघट्य, ये दूसरा विद्युत अपघट्य है, तो हम ये कह रहे हैं कि जब विभिन्न विद्युत अपघट्य में हम समान धारा प्रवाहित करेंगे, इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें भी जो हम धारा आई, जो धारा प्रवाहित कर रहे हैं वो आई धारा प्रवाहित कर रहे हैं, और इसमें भी जो धारा प्रवाहित कर रहे हैं वो भी आई धारा प्रवाहित कर रहे हैं। तो जब समान विद्युत अपघट्य में हम जब अलग अलग विद्युत अपघट्य में समान धारा प्रवाहित की जाती है, तो इलेक्ट्रोडों पर हम जानते हैं कि ये चिपकेंगे, प्लस वाले माइनस पर, माइनस वाले प्लस में ये चिपकेंगे। तो हम यही कह रहे हैं कि जब विभिन्न विद्युत अपघट्य में समान धारा प्रवाहित की जाती है, तो इलेक्ट्रोडों पर एकत्रित होने वाले पदार्थों की जो मात्रा होती है, वो इलेक्ट्रोडों में प्रवाहित धारा के पदार्थों की जो मात्रा होती है ना, एक बार और मैं बोल दे रहा हूं, ये नियम में हमें यही बात बताया गया कि जब अलग अलग, मतलब जब विभिन्न विद्युत अपघट्य में समान धारा प्रवाहित की जाती है, तो इलेक्ट्रोडों पर एकत्रित होने वाले पदार्थों की जो मात्रा होती है वो उसके तुल्यांकी भार के या विद्युत रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होता है। ये बातें हमसे कहा गया जी, ये हमारा क्या है, उसकी तुल्यांकी भार है, तो इसके समानुपाती बताया गया। जब विभिन्न विद्युत अपघट्य में समान धारा प्रवाहित की जाए, तो इलेक्ट्रोडों पर एकत्रित होने वाले पदार्थों की मात्रा उसके तुल्यांकी भार के समानुपाती होता है, ठीक है। यही बात यहां पे लिखा हुआ है, जब विभिन्न विद्युत अपघट्य में समान विद्युत धारा प्रवाहित की जाए, तो इलेक्ट्रोडों पर एकत्रित होने वाले पदार्थों की मात्रा उसके तुल्यांकी भार या विद्युत रासायनिक तुल्यांक मतलब वही विद्युत रासायनिक तुल्यांक जो जेड है, तो विद्युत रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होता है। तो विद्युत रासायनिक तुल्यांक को अभी हम हटाते हैं, केवल अभी इसको ले चलते हैं कि उसके तुल्यांकी भार के समानुपाती होता है। तो सीधी बात अगर हम करें तो ये W1 कर देते हैं, पहले वाले के लिए W1 = E1, और दूसरे वाले के लिए क्या हो जाएगा, दूसरे वाले के लिए हो जाएगा W2 समानुपाती E2, W2 समानुपाती E2, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अगर हम इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये समानुपाती का W1 समानुपाती का चिन्ह हटता है, इक्वल का चिन्ह आता है, तो यहाँ पे नियतांक एक आएगा K और K1 हो जाएगा। और इसमें भी अगर हम इसको समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो यहाँ पे एक नियतांक आएगा और K2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम समीकरण फर्स्ट कर लेते हैं, इसको समीकरण हम फर्स्ट कर लेते हैं और इसको समीकरण सेकेंड कर लेते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट हो गया, ये हमारा सेकेंड हो गया। तो अगर हम समीकरण फर्स्ट और सेकेंड में भाग दे देते हैं, समीकरण फर्स्ट में सेकेंड का क्या कर देते हैं, भाग दे देते हैं, तो भाग देने पर क्या होगा, तो ये हमारे हो जाएंगे, ये हमारा हो जाएगा W1 बाई W2 और इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल टू K E1 और बाई K E2, ये हो जाएगा। अब इस K से ये K कैंसिल हो जाएगा, तो W1 बाई W2 इक्वल टू E1 बाई E2 हो जाएगा। तो इसीलिए K को अभी हम हटा दे रहे हैं, ये डायरेक्ट हम लिख दे रहे हैं E1 बाई E2, ऐसे हमने लिख दिया, समझ रहे हैं। तो ये हमारा हो गया। अब एक और बात समझिएगा, अगर यहाँ पे हम Z लिखे होते हैं तो फिर यहाँ पे K Z1 होता, K Z2 होता, और इस दोनों को भी भाग देते हैं तो वो भी क्या आता, Z1 बाई Z2 ही आता। तो ये आपको ये एक समीकरण मिल गया और इसको आप याद रखेंगे।
W1/W2 इक्वल टू E1/E2 इक्वल टू Z1/Z2। ये सब आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। मतलब विद्युत अपघट्य में, ठीक है, जब विभिन्न विद्युत अपघट्य में समान धारा प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोडों पर एकत्रित होने वाले जो पदार्थों की मात्रा है तो उनका जो अनुपात होगा और तुल्यांकी भारों का जो अनुपात होगा और विद्युत रासायनिक तुल्यांक का अनुपात होगा, ये सब आपस में बराबर होते हैं। इससे हमें यही बात पता चला। मैं आशा करता हूं आप समझ में आ गया होगा। आप पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए जी, अच्छी बात है। 1 घंटे तो हम लोग का कंप्लीट हो गया है और क्वेश्चन भी आपका हम एक एक करके करा ही रहे हैं। आगे और बढ़ते हैं, और भी कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं, उसको देख लेते हैं और समाप्त तो वीडियो होगा ही, ठीक है। बट जो इंपॉर्टेंट है, जिसको पढ़ना है, 1 शॉट वीडियो है तो मेहनत तो हमें करना ही पड़ेगा। और जो मेरे तरह आप निराश नहीं होइएगा। मैं थोड़ा सा थक गया हूं तो मेरी एनर्जी थोड़ी सी डाउन हो गई है, बट आप अपनी एनर्जी को डाउन नहीं कीजिएगा। पूरा मेहनत करके आप बैठे हुए हैं तो बैठकर और पढ़ाई पे फोकस कीजिएगा। अभी क्या है ना, मैं बोल रहा हूं तो एनर्जी थोड़ा जल्दी लॉस होता है, ठीक है। अगला आता है विद्युत अपघटनीय सेल और गैल्वेनिक सेल में अंतर स्पष्ट कीजिए। अब विद्युत अपघटनीय सेल क्या होता है और गैल्वेनिक सेल क्या होता है, इनमें अंतर बताना है। तो अंतर हमने लिख दिया है, पहला कंपैरिजन करके समझिएगा। तो विद्युत अपघटनीय सेल में, इसमें बाहरी विद्युत ऊर्जा से अभिक्रिया कराई जाती है। मतलब विद्युत अपघटनीय सेल में बाहर से हम विद्युत ऊर्जा देते हैं तब जाकर अभिक्रिया स्टार्ट होती है। जबकि गैल्वेनिक सेल में ना, रासायनिक अभिक्रिया से ही स्वयं विद्युत ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। इसमें बाहर से मिलेगा, इसमें खुद रासायनिक अभिक्रिया करेगी तो इसमें विद्युत धारा या विद्युत ऊर्जा मिल जाएगा। दूसरी बात, अभिक्रिया अस्वाभाविक अस्वाभाविक होता है। मतलब अभिक्रिया जो होता है अस्वाभाविक होता है और इसमें जो अभिक्रिया होता है वो स्वाभाविक होता है, मतलब सामान्य होता है, इसमें असामान्य होता है। अगला आता है विद्युत अपघटनीय सेल में क्या होता है कि एनोडों पर धनात्मक और कैथोडों पर ऋणात्मक होता है। मतलब सीधी बात है कि ये हमारा क्या है, विद्युत अपघटनीय सेल है। तो ये हमारा सपोर्टेड एनोड है और ये हमारा सपोर्टेड कैथोड है। ये हमारा एनोड है, ये कैथोड है। तो एनोड पे कहा गया कि एनोड पर धनात्मक आवेश होता है और कैथोड पर ऋणात्मक आवेश होता है, ये बातें कहा गया। और गैल्वेनिक जो सेल होगा ना, गैल्वेनिक जो सेल होगा, इसमें भी हमसे कहा गया कि ये मान लेते हैं धातु के 2 प्लेट हैं, तो जो एक मान लेते हैं एनोड है या कैथोड है, तो इसमें जो एनोड होगा उस पर ऋणात्मक आवेश होता है और जो कैथोड होता है उसमें धनात्मक आवेश होता है, ठीक है। ये आप याद रखेंगे। अगला बात यहाँ पे क्या गया, यह विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। कौन? विद्युत अपघटनीय सेल। और जो गैल्वेनिक सेल है ये रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो कुछ है नहीं, आप स्क्रीनशॉट लीजिए, 1-2 बार पढ़ेंगे याद हो जाएगा। कंपैरिजन करके याद कीजिए ना, आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए जी आगे बढ़े। अगला हमारा आता है रेडॉक्स विभव। रेडॉक्स विभव क्या होता है? सिंपल है, देखिए, किसी अर्ध सेल की इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने या त्यागने की प्रवृत्ति को व्यक्त करने वाला विभव ही रेडॉक्स विभव कहलाता है। कोई भी अर्ध सेल है तो किसी अर्ध सेल की इलेक्ट्रॉन ग्रहण, कोई भी अर्ध सेल है अर्ध सेल, तो किसी भी अर्ध सेल की इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने या त्यागने, ठीक है। कोई भी अर्ध सेल है तो किसी अर्ध सेल की इलेक्ट्रॉनों की ग्रहण या त्यागने की प्रवृत्ति को व्यक्त करने वाला, प्रवृत्ति को व्यक्त करने वाला जो विभव होता है ना, उसी विभव को हम क्या कहते हैं? रेडॉक्स विभव कहते हैं। किसी अर्ध सेल के इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण या त्यागने की प्रवृत्ति को व्यक्त करने वाले विभव को हम क्या कहते हैं? रेडॉक्स विभव कहते हैं। एक बार और सुन लीजिए, किसी अर्ध सेल के इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण या त्यागने की प्रवृत्ति को व्यक्त करने वाला विभव रेडॉक्स विभव कहलाता है। आशा करता हूं समझ के होंगे, इसमें कुछ है ही नहीं, तो क्या हम इसमें ज्यादा आगे बढ़े?
ठीक है ना, क्या इसमें समझाएं, आगे बढ़ते हैं। इतना समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं दोस्त। अगला हमारा आता है, अगला आता है सीसा संचायक बैटरी किसे कहते हैं। एक सीसा संचायक बैटरी को क्रियाविधि समझाइए। सीसा संचायक बैटरी, इसमें क्या हमने बताया है कि सीसा संचायक बैटरी वह बैटरी है जिसमें सीसा पीडी, तो सीसा और सीसा डाइऑक्साइड जो PdO2, ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं, सीसा को सीसा डाइऑक्साइड प्लेट तथा सल्फ्यूरिक अम्ल को घोला जाता घोल होता है, और जिससे बार बार क्या किया जाता है, जिससे बार बार चार्ज किया जाता है। समझ रहे हैं, इसमें क्या करते हैं जी, सीसा संचायक बैटरी जो होता है एक बैटरी होता है जिसमें हम सीसा को, ठीक है, सीसा को और सीसा जो डाइऑक्साइड है, सीसा डाइऑक्साइड को, और जो क्या होता है सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल है, इन सब का क्या कर दिया जाता है, इन सब का घोल होता है। और इस घोल में जिसमें इस घोल में हम क्या करते हैं, इस घोल को बार बार हम क्या करते हैं, चार्ज करते हैं, आवेशित करते हैं। इसको हम क्या करते हैं जी, बार बार चार्ज करते हैं। तो वही सीसा संचायक बैटरी है। सीसा संचायक बैटरी में सीसा सीसा जो डाइऑक्साइड और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का एक घोल होता है जिसको हम बार बार चार्ज किया जाता है। ठीक है, तो यही है जी, जिसको बार बार चार्ज किया जा सकता है। अगला आता है सीसा संचायक बैटरी की क्रियाविधि क्या है। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है, संचायक बैटरी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में और विद्युत ऊर्जा में, ठीक है, देखिए रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा डबल हो गया है। तो यहाँ पे ये बात बताया गया कि संचायक जो बैटरी है वो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में और विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलती है। तो ये बात आप याद रखेंगे, जो सीसा संचायक बैटरी है ना, ये बैटरी क्या करती है, ये जो बैटरी है वो रासायनिक ऊर्जा को, वो रासायनिक ऊर्जा को क्या करता है, वो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, वो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में और विद्युत ऊर्जा को फिर रासायनिक ऊर्जा में बदलता है जी। ठीक है, तो ये इसकी क्रियाविधि है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ठीक है, चलिए जी, नेक्स्ट और लास्ट हम क्वेश्चन बता रहे हैं इस चैप्टर का। लास्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, लास्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, इसको हम देख लेते हैं, फिर हमारा ये वीडियो समाप्त होगा। चलिए, द्वितीयक सेल क्या है, इन्हें संचायक सेल क्यों कहा जाता है। द्वितीयक सेल, द्वितीयक सेल का मतलब, द्वितीयक सेल वे सेल होते हैं जिसे बार बार चार्ज और डिस्चार्ज किया जा सकता है। द्वितीयक सेल का मतलब जिसको हम चार्ज भी कर सकते हैं, डिस्चार्ज भी कर सकते हैं, वो हमारा क्या है, द्वितीयक सेल है। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिख दिया है, द्वितीयक सेल को संचायक सेल भी कहा जाता है। सॉरी स्टूडेंट, वीडियो बीच से कट गया था क्योंकि लाइट ऑफ हो गया था। ठीक है, लाइट चला गया था, अब मैं बार बार ध्यान दे रहा था लाइट पर ही कि लाइट चला गया है। इन्वर्टर थोड़ा सा मेरा खराब हो चुका है, ठीक है, बैटरी जो है, ठीक है, पुरानी हो गई है, तो जल्द से जल्द लेते हैं एक बैटरी, जिससे कि आपकी रेगुलर क्लासेस बन पाए। और रेगुलर तो क्लासेस हम चला ही रहे हैं, बट मुझे थोड़ी सी परेशानी होती है, बीच से लाइट कट जाती है, फिर निराश होकर बैठते हैं, फिर लाइट आता है, फिर पढ़ाते हैं, तो ये थोड़ा सा दिक्कत है। बट कोई नहीं जी, हम यही बता रहे थे द्वितीयक सेल क्या होता है। तो द्वितीयक सेल का मतलब वे ऐसा सेल जिसे हम बार बार चार्ज और डिस्चार्ज कर सकते हैं, वो द्वितीयक सेल है। और द्वितीयक सेल को ना हम संचायक सेल भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि ये विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा के रूप में संचित कर लेता है। ठीक है, जैसे कि मोबाइल की बैटरी हो गया, इन्वर्टर की बैटरी हो गया, कार की बैटरी हो गया, ये सभी हमारे क्या है, द्वितीयक सेल है। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं कि आज हमने लगभग जितने हमने इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कराया है, ये आपको समझ में आए होंगे। दो तीन आवश्यक बात है। सबसे पहली बात, अगर आप इस चैनल से जुड़े हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब किए हैं, तो बहुत ही अच्छी बात है। आप रेगुलर शाम को 7:30 बजे आप क्लास में आकर आप पढ़ाई कीजिए, अपना नोटबुक लेकर आइए, आप बैठकर अच्छे से, जिस तरीके से क्लासरूम में बैठकर पढ़ाई किया जाता है, वैसे ही मोबाइल रखकर आप बैठकर आप पढ़ाई कीजिए और नोट डाउन में नोट्स लिखते हुए चलिए। दूसरी बात, अगर आपने इससे पहले के चैप्टर 1 का वीडियो नहीं देखे हैं केमिस्ट्री में, तो उसको जरूर देख लीजिए। फिजिक्स के 2 चैप्टर का वन शॉट हमने करा दिया है, वो नहीं देखे हैं तो वो देखिए। हिंदी इंग्लिश की क्लासेस अभी तक नहीं देखे हैं तो वो देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी का लिंक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप और इंस्टाग्राम, इन तीनों पर जरूर आप फॉलो कर लीजिएगा और इन पर ज्वाइन हो जाएंगे, जिससे कि
आवश्यक जो बातें होंगी, आवश्यक सूचनाएं होंगी, आवश्यक वीडियो होगा, कुछ इंपॉर्टेंट आपके मॉडल पेपर होंगे, वो सब वहां पे शेयर किए जाएंगे। और तीसरी बात कि जितने भी स्टूडेंट हैं जो सच में चाहते हैं कि क्लास 12th में टॉपर बनना, तो उन टॉपर बनने के लिए टॉपर नोट्स लेना बहुत ही जरूरी है। तो ये फिजिक्स केमिस्ट्री की टॉपर नोट्स अभी तक आपने मैसेज नहीं किए हैं तो मैसेज कर लीजिएगा, नंबर दिखाई दे रहा है। ओनली 199 में फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों के आपको टॉपर नोट्स मिल जाएंगे। ये मार्गदर्शन आपको करेंगे नोट्स। इस मार्गदर्शन पर अगर आप चलते हैं तो मैं बिल्कुल कह सकता हूँ टॉपर बनने से कोई रोक नहीं सकता। मेरी एनर्जी थोड़ी सी लो जरूर है, बट मैं जो कह रहा हूं उस बातों पर ध्यान दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में। थैंक यू।